हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। और एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हूँ आपका हमराज आरजे अपने 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नैनवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर देख रहा हूँ दोबारा से सीपीआर यानी कि करंट पल्स रेडियो। ये ताज़ा से हम खबरें हम लोगों के पास आती हैं बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और खबरों की शुरुआत करते हैं। मोहम्मद मोइज़ू ने भारत दौरे से पहले जताई एक उम्मीद, विवाद पर क्या कहा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने बीबीसी से कहा कि उनको यकीन है कि इस आर्थिक संकट के समय भारत मालदीव की सहायता के लिए आगे आएगा। रविवार से ही मालदीव के राष्ट्रपति की 5 दिवसीय भारतीय यात्रा शुरू हो रही है। मालदीव इन दिनों भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। मालदीव पर भारी कर्ज है। बीते सितंबर महीने में मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार करीब $440 मिलियन का रह गया था, जो कि महज 1.5 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। माना जा रहा है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे मालदीव के लिए मोइज़ू भारत से मदद मांग सकते हैं। अपनी भारत यात्रा से पहले मोइज़ू ने बीबीसी को ईमेल के जरिए इंटरव्यू दिया था। मोइज़ू ने उम्मीद जताते हुए कहा था, भारत विकास में हमारे सबसे बड़े भागीदारों में से एक है और वो हमारी स्थिति से पूरी तरह वाकिफ है। हमें उम्मीद है कि हमारे सामने आने वाली चुनौतियों के लिए बेहतर विकल्प और समाधान खोजने के लिए भारत हमेशा तैयार रहेगा। पिछले कुछ वक्त पहले तक भारत और मालदीव के रिश्तों में तल्खी देखी जा रही थी। इंडिया आउट का नारा मोहम्मद मोइज़ू के चुनावी प्रचार का हिस्सा रहा था। मालदीव के राष्ट्रपति ने इस अभियान के बारे में सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, मगर वो बोले कि किसी भी विवाद को आपसी बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। मोहम्मद मोइज़ू की भारत यात्रा 10 अक्टूबर तक चलेगी। मालदीव की आर्थिक हालत को देखते हुए मोइज़ू के लिए ये यात्रा काफ़ी अहम है। हाल के दिनों में बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की सत्ता में हुए बदलाव की वजह से भारत के लिए भी मालदीव के साथ अच्छे संबंध खास मायने रखते हैं। मोहम्मद मोइज़ू पिछले साल ही मालदीव की सत्ता पर काबिज हुए थे। उसके बाद से द्विपक्षीय बातचीत के लिए उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। मालदीव ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान मालदीव पर भारत के असर को कम करने का वादा किया था। मोइज़ू के सत्ता में आने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि उनकी यात्रा से पता चलता है कि मालदीव अपने विशाल पड़ोसी देश भारत की अनदेखी नहीं कर सकता। मालदीव का आर्थिक संकट। पिछले महीने वैश्विक रेटिंग में एजेंसी मूडीज ने मालदीव की क्रेडिट रेटिंग घटाते हुए कहा था कि उसके डिफॉल्टर होने का जोखिम काफ़ी बढ़ गया है। भारतीय बेलआउट आर्थिक मदद से देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ावा मिलेगा। भारत आने से पहले मोइज़ू ने तुर्की और चीन की यात्रा करने का विकल्प चुना था। जनवरी में तुर्की और चीन की उनकी यात्रा को भारत के लिए कुछ स्तरीय कूटनीतिक अपमान के रूप में देखा गया था। मालदीव के पिछले नेता चुनाव जीतने के बाद आमतौर पर सबसे पहले भारत आते रहे हैं। मोइज़ू के मालदीव की सत्ता में आने के बाद भारत के साथ एक विवाद तब खड़ा हो गया जब मालदीव के मंत्री और अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी लक्षद्वीप यात्रा के दौरान कहा था कि जो लोग रोमांच पसंद करते हैं उन्हें लक्षद्वीप आना चाहिए। इसके बाद मालदीव में कई लोगों ने दोनों जगह की तुलना करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मालदीव के जानकार अजीम जहीर कहते हैं कि राष्ट्रपति मोइज़ू की यात्रा कई मायनों में एक बड़ा बदलाव है। उन्होंने कहा, सबसे अहम बात यह है कि इस यात्रा से पता चलता है कि मालदीव भारत पर कितना निर्भर है। ये एक ऐसी निर्भरता है जिसे कोई अन्य देश अपनी आसानी से पूरा नहीं कर पाएगा। भारत से मदद क्यों ज़रूरी है। मालदीव में करीब 1200 द्वीप हैं जो हिंद महासागर के मध्य में स्थित हैं। इस द्वीप समूह की आबादी 5 लाख से थोड़ी ज़्यादा है, जबकि भारत की आबादी 140 करोड़ है। एक छोटे द्वीपीय देश के रूप में मालदीव अपने भोजन, बुनियादी ढांचे के निर्माण और चिकित्सा सेवाओं के लिए ज़्यादातर अपने पड़ोसी देश भारत पर निर्भर है। भारत और मालदीव ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की कि इस यात्रा के दौरान मालदीव के लिए वित्तीय पैकेज पर चर्चा होगी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह चर्चा का हिस्सा होगा। मालदीव के एक वरिष्ठ संपादक ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बीबीसी को बताया कि मोइज़ू की यात्रा की मुख्य प्राथमिकता अनुदान सहायता और ऋण के भुगतान के नए तरीके से व्यवस्था कर एक वित्तीय मदद सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि मोइज़ू ये भी चाहते हैं कि मालदीव के केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए $400 मिलियन के फॉरेन एक्सचेंज का सौदा करें। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मालदीव की आर्थिक हालत पर गंभीर जताते हुए कहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार सरकार के विदेशी कर्ज से काफ़ी नीचे है, जो साल 2025 में करीब $600 मिलियन और साल 2026 में $1 अरब से ज़्यादा होगा। मालदीव का सार्वजनिक ऋण करीब $8 अरब है, जिसमें चीन और भारत का करीब $1.4 अरब का ऋण शामिल है। मालदीव के संपादक के मुताबिक मोइज़ू के कई मौकों पर यह कहने के बावजूद कि चीन ने 5 साल के लिए ऋण भुगतान न करने को हरी झंडी दे दी है, मालदीव को चीन से वित्तीय मदद नहीं मिली है। मालदीव का रणनीतिक महत्व।
भारत का मालदीव पर लंबे समय से प्रभाव रहा है, जिसकी रणनीतिक स्थिति की वजह से हिंद महासागर के महत्वपूर्ण हिस्से पर नजर रखी जा सकती है। लेकिन मोइज़ू चीन के करीब जाकर इसे बदलना चाहते थे। इसी साल जनवरी महीने में मोइज़ू के प्रशासन ने भारत को मालदीव में मौजूद करीब 80 सैनिकों को वापस बुलाने का अल्टीमेटम दिया था। भारत ने कहा था कि ये सैनिक 2 बचाव और 2 ही हेलीकॉप्टरों और 1 डॉर्नियर विमान को चलाने और संचालित करने के लिए वहां तैनात थे। इन विमान हेलीकॉप्टरों को भारत ने सालों पहले मालदीव को दान दिया था। अंत में दोनों देश विमानों के संचालन के लिए सैनिकों के बदले भारतीय असैनिक तकनीकी कर्मचारियों को रखने पर सहमत हो गए थे। अपना कार्यभार संभालने के 1 महीने बाद मोइज़ू के प्रशासन ने यह भी घोषणा की कि भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते को आगे नहीं बढ़ाएगा। इस समझौते पर पिछली सरकार ने मालदीव की सीमा में आने वाले समुद्र तल का मानचित्र बनाने के लिए हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद एक बड़ा विवाद उस वक्त खड़ा हो गया जब मोइज़ू के 3 उपमंत्रियों ने मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें इजराइल की कठपुतली तक कह दिया। इस टिप्पणी से हंगामा मच गया और भारत में सोशल मीडिया पर मालदीव का बहिष्कार करने की मांग की गई। मालदीव की सरकार ने कहा कि यह टिप्पणी निजी थी और सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। इस घटना के बाद सरकार ने तीनों मंत्रियों को मंत्रिमंडल से निलंबित कर दिया। भारत में सोशल मीडिया पर आई प्रतिक्रिया पर मोइज़ू ने उस समय कहा था, हम छोटे हो सकते हैं लेकिन इससे आपको हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। चीन से करीबी मोइज़ू के प्रशासन ने चीनी शोध जहाज जियांग यांग होंग 3 को भी अपने बंदरगाह पर आने की अनुमति दे दी, जिससे भारत काफी नाराज हुआ था। कुछ लोगों ने इसे डेटा जुटाने के एक मिशन के रूप में देखा, जिसका इस्तेमाल बाद में चीनी सेना पनडुब्बी अभियानों में कर सकती थी। फिर भी इस साल जून में नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए उनके शपथ ग्रहण समारोह में मोइज़ू के शामिल होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में मधुरता आई है। इसके बाद अगस्त में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की मालदीव यात्रा से भी द्विपक्षीय संबंधों में नई जान आई है। जयशंकर के मुताबिक मालदीव हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की आधारशिलाओं में से एक है। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में संक्षेप में कहें तो भारत के लिए पड़ोस प्राथमिकता है और पड़ोस में मालदीव प्राथमिकता है। भारत के लिए दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश में शेख हसीना की भारत की करीबी मित्र की सरकार हट चुकी है, जो कि नेपाल में भारत की नीतियों की आलोचना करने वाले केपी शर्मा ओली की प्रधानमंत्री के तौर पर वापसी हुई है। मोइज़ू को एहसास हो गया कि भारत को नाराज करने का उनके पास कोई विकल्प नहीं है और मोइज़ू का यह व्यवहारिक रवैया बेवजह नहीं है। पिछले साल मालदीव आने वाले भारतीय पर्यटकों की तादाद में 50,000 की कमी आई है, जिसकी वजह से मालदीव को करीब $150 मिलियन का नुकसान हुआ था। मोइज़ू को पता है कि अगर उन्हें भारत से वित्तीय सहायता नहीं मिली तो मालदीव एक गुम हो चुका स्वर्ग बन जाएगा, इसलिए उनकी भारत यात्रा अहम है। आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसके बाद होती हैं। तब तक के लिए हम लोगों के साथ बने रहिए 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नैनवाणी पर। T20 महिला वर्ल्ड कप पर भी आप लोगों को कुछ खबरें देता हूं। भारतीय टीम की पाकिस्तान पर जीत, मगर कौन सी कमजोरी सामने आई। भारत ने आखिरकार आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप में पहली जीत हासिल कर ली है। 6 अक्टूबर को दुबई में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। इस जीत से भारत के ग्रुप ए में 2 अंक हो गए और वो चौथे स्थान पर है। भारत के सामने इस मैच में अपने रन रेट को बेहतर करने का मौका था, क्योंकि न्यूजीलैंड से बुरी तरह हारने के बाद रन रेट 290 हो गया था। भारत को रन रेट पॉजिटिव करने के लिए 106 रन के लक्ष्य को 11.2 ओवर में प्राप्त करना था, लेकिन भारत के धीमे खेल के बाद मिली जीत से रन रेट 1.217 ही हो सका है। अब अगर आगे जाकर रन रेट से फैसला हुआ तो भारतीय टीम दिक्कत में आ सकती है। हरमनप्रीत कौर ने खेली कप्तानी वाली पारी। हरमनप्रीत कौर पहले मैच की तरह इस मैच में तीसरे नंबर पर खेलने के बजाय चौथे नंबर पर खेलने आई। उन्होंने फातिमा सना की ओर से लगातार 2 गेंदों पर जेमिमा रॉड्रिक्स और ऋचा घोष के विकेट निकालने के बाद अकेले अपने दम पर मोर्चा संभाला और टीम को जीत तक पहुंचा दिया। हरमनप्रीत इकलौती भारतीय बल्लेबाज रही जिसने 100 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उन्होंने 120.83 की स्ट्राइक रेट से खेलकर 24 गेंदों में 29 रन बनाए, पर वो दुर्भाग्यवश विजयी रन नहीं बना सकी। वो जीत के लिए 2 रन रह जाने पर ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को खेलने के प्रयास में गफलत में पड़ने पर गिर पड़ी और उन्हें गर्दन में लगी चोट की वजह से बाहर जाना पड़ा। उनकी जगह आई संजना ने आते ही चौका लगाकर जीत दिला दी। श्रीलंका और अरुंधति ने किया प्रभावित। श्रीलंका और अरुंधति ने क्रमशः 2 और 3 विकेट निकालकर पाकिस्तान की पारी को 105 रन पर सीमित करने में अहम भूमिका निभाई। अच्छी लंबाई होने के साथ श्रीलंका को अपने हाई आर्म एक्शन की वजह से अच्छी उछाल मिलती है। इसके अलावा वो क्रीज का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करके अपने ओपनर मुनीबा को स्टंप कराया और उन्होंने गेंद को थोड़ा पीछे से
फेंका, जिसकी वजह से मुनीबा का बल्ला जल्दी चल जाने से विकेट के पीछे कैच निकला, जिसे ऋचा घोष ने बेहतरीन अंदाज में पकड़कर पाकिस्तान को करारा झटका दिया। श्रीलंका ने 4 ओवरों में 12 रन देकर 2 विकेट निकाले। अरुंधति रेड्डी पिछले साल WPL में हासिल किए गए अनुभव का यहाँ अच्छा इस्तेमाल करती नजर आई। उन्होंने रेणुका की ओर से तैयार किए गए माहौल का भरपूर फायदा उठाया है। उन्होंने लगातार कसी हुई गेंदबाजी करने का अपना विकेट पर ही रखा और वो 19 रन देकर 3 विकेट लेकर मैच में भारत की सफलतम गेंदबाज रही। इस प्रदर्शन पर उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। स्मृति और शेफाली नहीं दिखी रंगत में। भारत की अधिकांश जीतों में स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा की ओपनिंग साझेदारी की भूमिका अहम रही है, लेकिन दोनों के खेलने के अंदाज से लगा कि दोनों लय में नहीं है। इसमें धीमे विकेट और धीमे मैदान की भी भूमिका का भी योगदान रहा। स्मृति मंदाना को पेस गेंदबाजी के खिलाफ अच्छा खेलने के लिए माना जाता है, पर धीमे विकेट पर स्पिनरों के खिलाफ खेलने में उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है। वो पहले मैच की तरह इस मैच में भी स्पिनर का शिकार बनी रही और 16 गेंदों में 7 रन ही बना सकी थी। कुछ और खबरें आप लोगों के पास लेकर आऊंगा कल 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो नैनवाड़ी पर। धन्यवाद।